भारत में श्रम आंदोलन, लेबर मूवमेंट इन इंडिया। विश्व के अनेक देशों की भांति भारत में भी श्रम संघ आंदोलन का जन्म औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। भारत में भी मशीन ही श्रम आंदोलन का कारण बनी है। ये आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ होकर आज तक पहुंच चुका है, किंतु दुख का विषय है कि भारत में श्रम आंदोलन अपनी जड़ों को मजबूत नहीं बना सका है। भारत में श्रम आंदोलन की गति किस ओर है, इस बारे में अपन आज अध्ययन करते हैं। भारत में श्रम आंदोलन का उद्भव एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। भारत में श्रम आंदोलन का उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हो चुका था और कई उतार चढ़ावों को देखता हुआ वर्तमान काल तक पहुंच चुका है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से श्रम आंदोलन के विकास को निम्न 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, श्रम आंदोलन का प्रारंभिक इतिहास 1875 से 1918। भारत में श्रम आंदोलन का श्री गणेश 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही होता है, जबकि देश में औद्योगिक क्रांति की लहर आई। 1853 में बम्बई में सूती वस्त्र मिलों की तथा 1859 में कलकत्ता में कई जूट मिलों की स्थापना हुई। लगभग इसी समय देश में रेल निर्माण कार्य तथा कोयले में चाय का उत्पादन भी प्रारंभ किया गया। लगभग 25 वर्षों तक श्रम आंदोलन का विशेष स्वरूप देखने को नहीं मिला। प्रारंभ में श्रमिकों के कार्य की दशाएं एवं मजदूरी अत्यंत निम्न कोटि की थी। मेजर मोरे ने 1847 में अपनी एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि बॉम्बे की सूती वस्त्र मिलों में भारी संख्या में स्त्रियों और बच्चों को नियुक्त किया जाता था, जिनमें से अधिकांश बच्चे मुश्किल से 8 वर्ष के थे। इन सबको सुबह सूर्योदय से शाम सूर्यास्त तक काम करना पड़ता था। दिन में केवल आधे घंटे का विश्राम दिया जाता था। कोई साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। बुचानन ने भी कुछ कहा है, कुछ मामलों में तो भारतीय कारखानों की दशाएं इंग्लैंड के प्रारंभिक कारखानों की दशाओं से भी अधिक दयनीय थी। सरकार की इस ओर उदासीनतापूर्ण नीति ने उनकी दशाओं को और अधिक बिगाड़ने में सहयोग दिया। ऐसी कलो ने इस संदर्भ में कहा है, सरकार की मनोवृत्ति ये देखी गई है कि श्रमिकों को सामाजिक व्यवस्था से बचाने के बजाय सामाजिक व्यवस्था को श्रमिकों से बचाने में लगी हुई थी। ऐसी परिस्थिति में श्रम आंदोलन का होना अपराध साफ हो गया था, किंतु उस समय आज की भांति संगठित श्रम संघ नहीं थे। फलतः उस समय श्रम आंदोलनों का सूत्रपात श्रम समूह द्वारा नहीं किया गया था। श्रम आंदोलनों का सूत्रपात करने वाले तत्कालीन समाज सुधारक ही थे। इन समाज सुधारकों ने बच्चों, स्त्री श्रमिकों की दशाओं को सुधारने का भरसक प्रयास किया और आवश्यक औद्योगिक नियमों के निर्माण की मांग भी की। उस समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक सौरभजी सापुरजी बंगाली ने सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम की मांग को लेकर एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा उन्होंने एक बिल बनाकर 1878 में बम्बई के गवर्नर के पास भेज दिया, जिसे 1881 में कुछ संशोधनों के साथ भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और प्रथम कारखाना अधिनियम पारित कर दिया। इससे 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कारखानों में नियुक्ति पर रोक लग गई। सन 1884 में देश में एक और प्रमुख समाज सुधारक उभर कर देश के सामने आए, जिनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। कई विद्वानों का मत है कि भारत में श्रम आंदोलन का विधिवत कार्यक्रम इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। श्री लोखंडे ने सन 1884 में परेल तथा बाईकुला में सार्वजनिक सभाएं बुलाई और कई प्रस्ताव पास किए। उनमें से प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित है। पहला, सभी श्रमिकों को प्रत्येक रविवार को पूर्ण अवकाश दिया जाए। दूसरा, प्रत्येक कार्य दिवस पर आधे घंटे का आराम दिया जाए। तीसरा, मिल में काम 6:30 बजे प्रारंभ किया जाए, सूर्यास्त तक बंद कर दिया जाए। चौथा, प्रत्येक माह की मजदूरी अगले माह की 15 तारीख तक अवश्य चुका दी जाए। कार्य के दौरान चोट लगने की स्थिति में उस श्रमिक के ठीक होने तक के लिए पूर्ण मजदूरी दी जाए। यदि वह पूर्ण अयोग्य हो जाता है तो उसी उचित क्षतिपूर्ति भी दी जाए। लोखंडे ने इन मांगों का एक समन पत्र भारतीय कारखाना आयोग 1884 के पास भी भेजा। इस आयोग ने इस मांगों को स्वीकार कर लिया और अपनी रिपोर्ट में इसके लिए सिफारिश कर दी, किंतु भारत सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विशेष रुचि नहीं दी। किंतु लोखंडे आंदोलन चलाते रहे। सन 1890 में एक श्रम संघ की स्थापना की, जिसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन रखा गया। ये भारतवर्ष का सर्वप्रथम श्रम संघ था। सन 1890 में पुनः भारतीय कारखाना आयोग 1890 की स्थापना की गई। उस श्रम संघ ने पुनः एक समन पत्र इस आयोग को भी दिया, जिसमें अपने मांगों को पुनः दोहराया गया। तत्पश्चात 17,000 श्रमिकों के हस्ताक्षर से एक समन पत्र
NM बाडिया के नेतृत्व में तत्कालीन गवर्नर जनरल को भी दिया गया। फलतः 1891 में पुनः एक भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 पास कर लिया, जो कि पूर्णतः भारतीय कारखाना आयोग 1890 के सुझावों के अनुरूप ही था। यह अधिनियम पुराने अधिनियम में पर्याप्त परिवर्तन था। इससे श्रमिकों की दशा में पर्याप्त सुधार हुआ। अब श्रमिक ये भली प्रकाश समझ चुके थे कि संगठन में ही शक्ति है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से श्रम आंदोलन ने और जोर पकड़ा। प्रिंटिंग तथा यातायात उद्योगों में हड़तालें हुई। इसी समय भारतीय मुद्रालय के कर्मचारियों की भी हड़तालें हुई, जो लगभग एक माह चली। अंततोत्वागतवा उनकी मांगें मान ली गई। उसी समय ईस्टर्न बंगाल स्टेट रेलवेज कलकत्ता में भी हड़ताल हुई। तत्पश्चात 1907 में समस्तीपुर रेलवे वर्कशॉप बंगाल में हड़ताल हुई तथा उन्होंने भी अपनी मांगें पूरी करवा ली। 1908 में ऑल इंडिया टेलीग्राफिक हड़ताल हुई, जो सफल भी रही। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के पार करने तक देश में हड़ताल श्रमिकों का महत्वपूर्ण स्तर बन गया और श्रमिकों में कुछ जागृति आ गई। इसी बात को बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष JB पेटिट ने 1914 में हुई अपने संघ की वार्षिक सभा में स्वीकार कर लिया था कि श्रमिक एकता में विश्वास करने लगे हैं और उनके अनुसार ये बात कही, ये एक ऐसा आंदोलन है जिसके महत्व प्रभाव से मुंह नहीं मोड़ सकते। भारतीय श्रमिक अब स्वतः अपने सामान्य हितों के कठिनाइयों के निवारण के लिए संगठित होने लग गए हैं और मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि अतिशीघ्र ही वे यूरोप की भांति पूंजीपतियों के साथ सौदेबाजी की स्थिति में आ जाए। इस काल में निम्न प्रमुख श्रम संघों का प्रादुर्भाव हुआ। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890, अमेलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा 1891, प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता 1905, कलकत्ता पोस्टल क्लब 1905, बॉम्बे पोस्टल यूनियन 1907, इंडियन टेलीग्राफ एसोसिएशन 1908, कामगार हितवर्धक सभा 1909। श्रम आंदोलन के इस प्रारंभिक चरण के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार है। इस चरण में श्रम आंदोलन केवल नाम मात्र का ही रहा। श्रमिक इस समय भी अपने मांगों को मनवाने के लिए किसी कठोर कदम को उठाने की स्थिति में नहीं थे। श्रमिक अपने दुखों एवं मांगों को अब समाज सुधारों के माध्यम से हल करवाते थे। श्रम संघ आंदोलन मूलतः परोपकारी भावना से प्रभावित था। इस युग में श्रम आंदोलन सर्वत्र विकसित हुआ था। इस युग में श्रम आंदोलन का सभी उद्योगों में समान रूप से विकास नहीं हुआ था। इस चरण में अधिकांश श्रम संघ अस्थायी तथा छोटे छोटे थे, जिनका न तो कोई निश्चित सिद्धांत ही था, न ही कोई उद्देश्य ही। इस युग में श्रम संघ सामूहिक सौदेबाजी पर बल नहीं देते थे। इस प्रारंभिक चरण में श्रम आंदोलन मूलतः शिक्षित वर्ग के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। इस चरण के अंत तक भी श्रमिकों में ये भावना ठोस रूप से जन्म ले पाई थी कि श्रम आंदोलन से उनके अपने जीवन स्तर व कार्य की दशाओं में सुधार किया जा सकता है। दूसरा काल, श्रम संघ आंदोलन का प्रारंभ काल 1918 से 1926। अब तक श्रम आंदोलन का ही जन्म हुआ था, किंतु इस युग में ठोस श्रम संघों के प्रादुर्भाव के कारण श्रम संघ आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसलिए इस युग को श्रम आंदोलन के एक नए युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में श्रमिकों में जागृति आई। श्रमिकों का नेतृत्व समाज सुधारकों के हाथों से निकलकर राजनीतिक हाथों में जाता दिखाई देने लगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी जैसे अनेक लोगों ने स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन चलाए उनका भारतीय श्रम संघ आंदोलनों पर पर्याप्त असर पड़ा। 1918 के प्रारंभ में मद्रास श्रम संघ की स्थापना हुई, जिसके बाद भारत में अनेक श्रम संघ बन गए। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ संगठन की स्थापना से श्रम संघों की स्थापना को और भी बल मिला तथा श्रमिकों की आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना की जागृति हुई। गांधी जी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस संघ ने अहिंसा के आंदोलन पर आधार पर आंदोलन चलाने पर बल दिया। इस समय अहमदाबाद के श्रम संघों की सदस्य संख्या 16,450 तक पहुंच गई। अधिकांश मामलों में श्रम संघ हड़ताल समितियों से कुछ ही अधिक है, जिनमें से कुछ अधिकारी होते हैं तथा जिनमें शायद कुछ वेतनभोगी सदस्य भी होते हैं तथा बाकी सदस्य समस्या के होने पर होते हैं। जब समस्या का समाधान हो जाता है तो श्रम संघ भंग हो जाते हैं और कभी कभी लुप्त भी हो जाते थे। सन 1926 में भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के पास हो जाने के परिणाम स्वरूप श्रम संघ आंदोलन में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। श्रम संघों के पंजीकरण मान्यता की विधि तय हो गई। इससे श्रमिकों की श्रम संघ के प्रति कुछ आस्था बंदी एवं श्रम संघ स्थायी प्रकृति के बनने लगे। इतना ही नहीं, सिवाय युवक भी अब श्रम संघ के महत्व को विशेष रूप से समझने लगे। तीसरा काल, श्रम आंदोलन में मतभेद का काल 1926 से 1932। 1926 के बाद जब श्रम आंदोलनों का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में आने लग गया,
इन साम्यवादी नेताओं ने श्रम संघों का उपयोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करना प्रारंभ कर दिया। 1927 में श्रम आंदोलन दो भागों में बट गया। कुछ आंदोलन साम्यवादियों द्वारा तथा कुछ आंदोलन सुधारवादियों द्वारा चलाए जाने लगा। सन 1927 में साम्यवादियों ने एक वर्कर्स पीजेंट पार्टी बनाई, जिसका प्रमुख उद्देश्य नए श्रम संघों को अपने अधिकार में करना तथा सुधारवादियों के नियंत्रण से पुराने संघों को अपने में मिलाना था। तभी बम्बई में गिरने कामगार संघ भी बनाया गया। इसके बाद साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में खुलकर संघर्ष हुआ। ये संघर्ष लगभग 6 महीनों तक चलता रहा। इस दोनों हड़तालों का तांता लग गया था। सन 1927 में साम्यवादियों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर भी प्रभुत्व स्थापित करने का सफल प्रयास किया। तब सरकार ध्यान इस ओर गया। सरकार ने साम्यवादियों की दमनकारी नीति के विरुद्ध कार्रवाई की। इसके अंतर्गत कई साम्यवादियों को गिरफ्तार किया गया। इसके परिणामस्वरूप विश्व का सबसे बड़ा विवाद मेरिट कंस्पिरेंसी केस ऑफ मेरिट ट्रायल उत्पन्न हो गया, जो लगभग 4.5 वर्षों तक चलता रहा। इस विवाद के परिणामस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। सन 1929 में आयोजित 10वें वार्षिक अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में इस फूट के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए। ऐसी स्थिति में कुछ मध्यम वर्गीय श्रमिक नेताओं ने उनसे संबंधित श्रम संघों को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक से अलग कर लिया और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कर दी। सन 1930 में महात्मा गांधी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। इस आंदोलन की ओर कई राजनीतिकों का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था। इस समय मंदी का युग आया। परिणाम स्वरूप कई मिलों में श्रमिकों की छटनी की जाने लगी। श्रमिकों ने रुष्ट होकर हड़ताल का मार्ग अपनाया, किंतु किसी सुदृढ़ संगठन के अभाव में उन श्रमिकों को असफलता ही हाथ लगी। सन 1931 के कलकत्ता अधिवेशन में एटक में पुनः फूट पड़ गई। ये फूट साम्यवादी एवं समाजवादी विचारधारा वाले नेताओं के कारण पड़ी। साम्यवादी विचारधारा के समर्थक एटक से अलग हो गए और एक अलग संगठन रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से बनाया। अब चौथा काल, पुनर्विकास का काल 1932 से 1939। इस प्रकार ये मतभेद उभरते चले गए और श्रम आंदोलन के विकास में महान बाधाएं उपस्थित होने लगी। इस प्रकार के मतभेद श्रमिकों के हित में नहीं थे। ऐसी स्थिति देखकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने लगभग 1932 में एक मिली जुली सभा बुलाई, जिसमें श्रम संघों में पुनः एकता लाने का प्रयास किया गया। इस सभा ने एक एकता समिति की स्थापना की। इस समिति की सिफारिश के आधार पर सन 1933 में नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की गई। तत्पश्चात इसमें इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का विलय कर दिया गया और दोनों के स्थान पर एक नई संस्था जन्म हुआ, जिसे नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का नाम दिया गया। सन 1934 में पंडित हरिहरनाथ शास्त्री की अध्यक्षता में ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तब इन्होंने साम्यवादियों के बीच समझौता करवाया। परिणाम स्वरूप 1935 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ट्रेड यूनियन कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया। सन 1938 में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन को भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार श्रम आंदोलन के इस काल में संघों में मतभेद के स्थान पर एकता की झलक मिलने लगी। पांचवा काल, युद्ध काल में श्रम आंदोलन 1939 से 1947। ऊपर के कालों में किए गए एकता प्रयास अधिक दिनों तक मीठे फल नहीं दे सके। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेक कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की गई, उन्हें जेल में धकेल दिया गया। परिणामस्वरूप एटक का संचालन मूलतः साम्यवादियों के हाथ में चला गया। अतः वह एटक की रीति नीति व कार्यों पर साम्यवादियों का रंग चढ़ने लगा। अतः एटक ने प्रारंभ में युद्ध के प्रति तटस्थ की नीति अपनाई, किंतु एटक के कुछ सदस्य नीति के पक्ष में नहीं थे। वे एटक से अलग हो गए और M.N. रॉय के नेतृत्व में 1941 में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना कर दी। इस फेडरेशन को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती थी, अतः इसमें जनता का पूर्ण समर्थन नहीं था। 1944 में भारत सरकार ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर दोनों को ही राष्ट्रीय स्तर के श्रम संघों के रूप में मान्यता दे दी। इन दोनों को बारी बारी से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दे दी। फलस्वरूप सर्वप्रथम इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर को 1944 में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला। इसी प्रकार 1945 में एटक को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया गया। इसी काल में श्रम संघों का पर्याप्त विकास हुआ। अब है छठा, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत का काल 1947 से आज तक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस नेता जेल से छूटे। उन्होंने वस्तुस्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि श्रमिकों पर साम्यवादियों का विशेष रंग था। उन्होंने साम्यवादियों के प्रभाव कम करने के प्रयास किए, किंतु प्रयास अधिक सफल नहीं हो सके। अंतोत्वागतवा उन्होंने 1947 में ही इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर ली और 1948 तक ये संघ सर्वाधिक सदस्यता वाला संघ बन गया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस में पुनः मतभेद हुआ और साम्यवादी नेता इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग हो गए। इन समाजवादी नेताओं ने अपना एक अलग संगठन बनाया, जिसे हिंद मजदूर सभा
HMS के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर भी हिंद मजदूर सभा में विलीन हो गई। सन 1947 में प्रोफेसर KT शाह तथा मृणाल कांति बोस के नेतृत्व में एक और राष्ट्रीय स्तर के श्रम संघ की स्थापना हुई, जो आज भी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से विख्यात है। सन 1955 में जनसंघ ने भी श्रम संघों के नेतृत्व की भूमिका बांधी। इस पार्टी ने भारतीय मजदूर संघ की 1955 में भोपाल में स्थापना की, किंतु इस श्रम संघ को अभी तक पूर्ण रूप से राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाई है। इस समय समाजवादी दल ने हिंद मजदूर पंचायत के नाम से भी संगठन और बनाया, किंतु इसी भी अधिक मान्यता नहीं मिल पाई। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्रम आंदोलन की प्रकृति को निम्न प्रकार से पर समझ सकते हैं कि 1950-51 के समय देश में कुल 3,767 पंजीकृत श्रम संघ थे, जो प्रथम परियोजना के अंत तक 8,095 हो गई। ये वृद्धि श्रम संघों की संख्या में ही नहीं हुई, बल्कि सदस्यों की संख्या में भी हुई। और 1971-72 में श्रम संघों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई, जो पहले 1960-61 में 11,416 थी, 1971-72 में 23,882 हो गई। किंतु खेद का विषय यह है कि बहुत कम श्रम संघ अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनके वास्तविक सदस्यता की ठीक जानकारी नहीं हो पाती। पढ़ने वाले श्रम संघों की संख्या 1950-51 में 1966 तक बढ़ती रही और इस अवधि में सदस्यता 17.6 लाख से 81.9 लाख हो गई, किंतु 1987 में सदस्य संख्या घटकर कम हो गई, फिर 1990 में और कम हो गई। किंतु ये सदस्य संख्या केवल प्रतिदिन प्रस्तुत करने वाले श्रम संघों की है, पर वर्ष 1990 में पंजीकृत श्रम संघों के 18% से भी कम ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। अतः वास्तविक सदस्यता का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। इन श्रम संघों में सदस्यता का औसत निकाल लिया जाए तो ये ज्ञात होगा कि वर्ष 1986 से 1990 के वर्षों में औसत रूप से श्रम संघों में 1,000 सदस्य भी नहीं थे। भारत में लगभग 3/4 श्रम संघों में 500 से भी कम सदस्य हैं। लगभग 4% संघ ऐसी जिनमें 12,000 या अधिक सदस्य हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे देश में छोटे छोटे श्रम संगठन बढ़ते जा रहे हैं। श्रम संघ आंदोलन में एक बात की प्रसन्नता भी है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में श्रम संघों की सदस्यता में महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है।